Hello everyone, welcome to the टेस्टिंग डेमो फ्रॉम NTI Academy। हम इस डेमो में टेस्टिंग के बेसिक्स कवर करेंगे प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेसिक्स, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैसे अप्रोच करना है, हम एज पार्ट ऑफ द डेमो ये कवर करेंगे। हम बताएंगे कि हम NTI के कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं एज पार्ट ऑफ द टेस्टिंग कोर्स, और कैसे ये आपको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेस्टिंग एक्सपर्ट बना सकता है, ऑटोमेशन एक्सपर्ट बना सकता है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द मार्केट और आप एक अच्छा जॉब, अच्छा ऑटोमेशन वर्क कैप्चर कर सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग का सबसे बेसिक चीज है कि टेस्टिंग क्या होता है। इन बहुत बेसिक टर्म्स अगर बोला जाए तो जब हम किसी भी आउटकम को या किसी भी एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट को उसके एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं बेसिकली टेस्टिंग। तो जैसे एग्जांपल कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं हवा में, तो वो ऊपर जाके नीचे आना चाहिए। तो जब हम ये एक्चुअली करते हैं तो हम उसका टेस्टिंग कर रहे हैं कि यस, ये चीज़ सही है या नहीं है। सेम चीज़ अगर हम सेम चीज़ को हम टेस्टिंग पे अप्लाई कर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करते हैं, दैट बिकम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो अमेजोन करके हमारा शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग ऐप है। उस पे अगर आप करेंगे तो ऑप्शंस आते हैं मल्टीपल की मोबाइल्स का अगर शॉपिंग करना है तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस कम कि आप बजट कैटेगरी सेलेक्ट करके मोबाइल्स देख सकते हैं, ब्रांड्स के बेसिस पे मोबाइल्स देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ब्रांड्स वाला सेक्शन चूज करा और उसमें अलग अलग ब्रांड्स थे, वी आई, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब हम सैमसंग पे क्लिक करेंगे तो सैमसंग के सारे फोन्स जितने अमेजोन की वेबसाइट पे है वो डिस्प्ले करेगा। जब हम उसको एक्चुअली क्लिक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो फोन्स आए हैं वो सारे सैमसंग के हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि सैमसंग के फोन्स आने चाहिए। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि सैमसंग के फोन्स आए हैं या नहीं आए हैं, वेयर वी आर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए करा जाता है कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को बग फ्री बना सके या फिर उसमें मिनिमम से मिनिमम बग हो, और वो जो एप्लीकेशन है वो जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से फिलफिल कर रहा हो। ऐसा ये होना चाहिए कि यूजर को चाहिए था एप्पल, हमने दे दिया उसको बनाना, और सॉफ्टवेयर कुछ और कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पूरे ही सॉफ्टवेयर साइकिल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। Now, software testing can be divided into two parts. Primarily, दो तरीके की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कह सकते हैं हम लोग। एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग, एक होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग, जैसा आप वर्ड से समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शनलिटी को वैलिडेट करने के लिए फंक्शनल टेस्टिंग होता है। अगर वो फंक्शनल टेस्टिंग का स्कोप अगर हम एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी के बाहर रखते हैं तो बेसिकली वो फंक्शनल टेस्टिंग नहीं हुआ, वो किसी और तरह का टेस्टिंग होगा। अ, अगर यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहूँ तो HDFC बैंक का वेबसाइट लेते हैं, या नेट बैंकिंग का वेबसाइट ले लेते हैं। चलिए, आपने आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, तो आपका एक्सपेक्टेशन, हमारा एप्लीकेशन का फंक्शनलिटी क्या है कि वो आपको आपके डैशबोर्ड पे या होम पेज ऑफ द नेट बैंकिंग ले जाना चाहिए, जहां आप आपका अकाउंट्स देख सकते हो, अकाउंट के बैलेंसेस देख सकते हो, बहुत सारे और दूसरे फीचर्स जो उसके होम पेज पे रहते हैं वो होने चाहिए। तो ये हुआ नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी, और इसी चीज को जब हम टेस्ट करेंगे तो वो हुआ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में अलग अलग टाइप्स के टेस्टिंग आते हैं जो हम आगे के स्लाइड्स पे कवर करेंगे। बट इन अ वेरी ब्रॉड टर्म या बहुत बड़े लेवल पे जब हम फंक्शनैलिटी ही टेस्ट कर रहे हैं तो उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग का गोल हमेशा ये होता है कि हम लोग जो फंक्शनैलिटी है, जो यूजर का के पर्सपेक्टिव से बनाया गया फंक्शन है, या यूजर को यूजेबिलिटी के लिए जो बनाया गया चीज है एप्लीकेशन पे, वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, यूजर नेविगेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने नेट बैंकिंग की वेबसाइट के होम पेज पे ही 10 ऑप्शंस दे दिए, 10 चीजें डाल दी, क्लटरिंग हो गया वहां पे, तो यूजर को समझेगा नहीं कि मुझे कहाँ से कहाँ नेविगेट करना है। तो उसको हमको यूजेबिलिटी भी देना चाहिए, और उसी चीज, ये सब चीजों को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो पार्ट होता है
फंक्शनल टेस्टिंग का। नेक्स्ट है टेस्टिंग लाइफ साइकिल। किसी भी, जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है जो कि रिक्वायरमेंट से चालू होके प्रोजेक्ट डिलीवरी पे एंड होता है, वैसे ही टेस्टिंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ, हमारा काम चालू हो रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज से, और टेस्ट प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, एग्जीक्यूशन और क्लोजर पे जाके खत्म होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम जो आप है एक सोच दिमाग में रख सकते हैं कि जैसे साइकिल गोल गोल घूमता है, सेम चीज़ रिपीट होती रहती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, जब तक कि हम एक बग फ्री एप्लीकेशन रेडी कर देते हैं, या फिर सारे बग्स खत्म कर देते हैं, या फिर एक एक्सेप्टेबल लेवल के बग्स रहते हैं जो कि यूजर लेने को तैयार है एप्लीकेशन को इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो एज अ टेस्टर, एज अ बीए, मतलब उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बीए है, प्रोडक्ट ओनर है, टेस्टर्स हैं और डेवलपर्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली सबके साथ होता है, इन सारे लोगों के साथ होता है। टेस्टिंग टीम या फिर टेस्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एनालिसिस फेज का। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, आप क्या रिक्वायरमेंट देना चाह रहे हैं इस किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। उस रिक्वायरमेंट्स के अराउंड हमको कुछ भी डिस्कशंस करना है, कुछ भी क्लैरिफिकेशंस करना है, कुछ भी डिटेल जानना है और रिक्वायरमेंट का, तो वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट सही से नहीं कैप्चर करी या नहीं समझी, तो आप एक्चुअल टेस्टिंग का आगे के जितने स्टेप्स हैं वो सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझा ही नहीं है कि हमको टेस्ट क्या करना है। ठीक है, तो ये हुआ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। उसके बाद आता है टेस्ट प्लानिंग फेज। टेस्ट प्लानिंग फेज में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमको क्या क्या टेस्ट करना है, टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। कोई भी हम टेस्ट साइकिल चलाएंगे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, हमको कितनी टेस्टिंग साइकिल्स लगेंगी, किस साइकिल में क्या कवर होगा, ये सारी चीजें हमको टेस्ट प्लानिंग फेज में डिफाइन करनी है। ये सारी चीजें जाती है टेस्ट स्ट्रेटेजी और टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट्स में। आइडियली ये जो है ये वाटरफॉल जब होता था डिलीवरी मैकेनिज्म, तब से ये है। बट आजकल के सिनारियोज में जहाँ की रैपिड रैपिड डेवलपमेंट होता है, कानबान या अजाइल में डेवलपमेंट हो रहा है, मोस्टली ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है इतना, बट स्टिल कहीं कहीं पे अभी भी ये यूज करा जाता है। फिर हम टेस्ट प्लानिंग फेज में ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से टेस्टिंग होगी, हम मैनुअली करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, या फिर मिक्स करेंगे दोनों का, कितने रिसोर्सेज हमको लगेंगे, किसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, और हम लोग को कितना टाइम, एफर्ट और क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, ये सारा टेस्ट प्लानिंग फेज में कवर होता है। उसके बाद आता है टेस्ट केसेस डेवलपमेंट। टेस्ट केसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, आइडियली डिजाइन में इसलिए कहता हूँ कि जब हम एक्चुअली टेस्टिंग के सिनारियोज आइडेंटिफाई करते हैं तो वो होता है डिजाइन, जिसमें हम बेसिस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स सोचते हैं कि ये सिनारियोज जो है हमको हमारे टेस्टिंग फेज में इंक्लूड करना है। डेवलपमेंट वो होता है जब आप डे वन से ऑटोमेशन कर रहे हैं किसी भी टेस्टिंग साइकिल का, तो वो टेस्टिंग साइकिल का जो ऑटोमेशन है उसमें टेस्ट केसेस का डेवलपमेंट होता है, तो वो टेस्ट केसेस का उसको कहते हैं टेस्ट डेवलपमेंट फेज। तो जब आप मैनुअली कर रहे हैं तो आपको डिजाइन से काम चल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है सिनारियोस क्या हमको टेस्ट करना है। बट अब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, ऑटोमेशन केसेस बनाने पड़ते हैं जो कि आप एग्जीक्यूशन में यूज करेंगे। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स सारी कैप्चर करी है या नहीं करी है, उसके लिए हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आजकल तो जीरा प्राइमरली यूज होता है, तो इन अजाइल साइकिल या फिर और भी रिलेटेड टूल्स रहते हैं जहाँ पे ये पूरा ट्रेसेबिलिटी हमको मिल जाता है। तो ये स्पेसिफिकली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब हम अगर जीरा में मैपिंग सही से करेंगे तो ये पूरा ट्रेसेबिलिटी भी हमको सही से मिल जाता है। ओके, coming to the next part, which is the test execution phase, sorry, before test execution, test environment setup। तो test environment setup ये होता है कि जहाँ पे आप किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो जाके आप आपका
कोड डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ जो आपका एप्लीकेशन को रेप्लिकेट करे, बट वो यूजर को एक्सेसिबल ना हो, वो सिर्फ टेस्टिंग टीम को एक्सेसिबल हो या फिर विद इन द डेवलपमेंट टीम एक्सेसिबल हो, जो कि जहाँ पे आप आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो होता है टेस्ट एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट का सेटअप के लिए हमको अलग अलग चीजें लगती है। पहला चीज है कि हम कोड कैसे उस डिप्लॉय एप्लीकेशन पे सॉरी उस एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करने वाले हैं, उसको डेटा क्या क्या लगेगा, तो उस डेटा को कैसे हम सेटअप करें, एक्सेसेस कैसे मिलेंगे सारे टेस्टिंग टीम को। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्जीक्यूशन के पहले का, क्योंकि अगर ये सही से नहीं हुआ तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो पूरा फॉल्टर हो सकता है, एग्जीक्यूशन का जो प्लानिंग है वो पूरा फॉल्टर हो सकता है। तो ये स्टेप पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भले आप ऑटोमेशन इंजीनियर है या फिर आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज के लिए। देन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट्स, जहाँ पे हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं, वेदर थ्रू स्क्रिप्ट्स वेदर मैनुअली, और उनको एग्जीक्यूशन को लॉग करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स बनते हैं। एक और सब साइकिल इसमें कह सकते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन का इज द डिफेक्ट साइकिल। सो लेट्स अज्यूम जब आपने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करे, आपको कुछ बग्स मिले, तो वो बग का भी एक साइकिल होता है जहाँ पे आप एक नया बग लॉग करते हैं, फिर डेवलपर्स के साथ डिस्कस होता है, बीएस के साथ डिस्कस होता है, बग एक्सेप्ट होता है, फिर बग का रेजोल्यूशन होता है, फिर आप उसको रीटेस्ट करते हैं। तो ये जो है ये पूरा एक डिफेक्ट का साइकिल होता है जिसको आपको फॉलो करना रहता है। अगर आप देखेंगे तो एक डिफेक्ट मैनेजमेंट का भी नीचे मैंने एक साइकिल दिया है यहाँ स्लाइड में, जिसमें आप कैसे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके बेस लाइन बना के प्रिवेंट करके और रिजॉल्व करके है और उसका मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करते हैं। So defect management is also an important, sorry, defect cycle and defect management is also an important part of the test execution. And last आता है test closure. तो टेस्ट क्लोजर में हम लोग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए, कितने पास, कितने फेल, कितना अलग अलग मैट्रिसेस टेस्टिंग का उसमें दिया जाता है। तो उसके बाद हम उसको क्लोजर रिपोर्ट को मैनेजमेंट को पब्लिश करते हैं एंड से दैट, एंड वी आल्सो गिव अ स्टैम्प फ्रॉम आवर साइड कि यस this application looks bugs free to us, or this is the recommendation whether this has to be taken up to the next environment or not. So this is about the different phases of software testing life cycle. Moving to the next slide, we have types of testing. तो अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है यहाँ पे। मैं सारा से नहीं कवर करूंगा, अलग अलग बहुत सारे इसमें से ओवरलैप्स भी हैं, बहुत सारे वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं, बहुत सारे आजकल नहीं भी यूज होते हैं। ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स, इनको पहले कवर करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली जहाँ पे हम फंक्शनल टेस्टिंग को प्राइमरली कवर करते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग को कवर करते टाइम जब हम सिर्फ फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। व्हाइट बॉक्स में जब आप कोड लेवल पे जाके टेस्ट कर रहे हैं कि कोड का आउटपुट क्या आ रहा है, जब हम किसी स्पेसिफिक टाइप का इनपुट दे रहे हैं तो कोड का आउटपुट क्या आ रहा है, एज अ होल एप्लीकेशन का आउटपुट एट द बैक एंड क्या आ रहा है, उसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इन दोनों के बीच का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जो है वी टेक द गुड थिंग्स ऑफ व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स एंड डू अ टेस्टिंग इज एज अ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जहाँ पे हम completely कोड पे नहीं जाते हैं, बट still we do some certain level of code testing, and along combined with the functional testing, it's gray box testing. उसके अलावा होता है यूएटी और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, विच इज डन प्राइमरली बाय द यूजर्स और द प्रोडक्ट ओनर्स ऑफ द एप्लीकेशन, जो देखते हैं कि हमने जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट दिया था वो सही से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, और फीचर्स जो है वो सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं एप्लीकेशन पे। तो दैट इज यूएटी और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कंपोनेंट और एड हॉक रेड ऑन। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट कंपोनेंट। तो कंपोनेंट टेस्टिंग में जो कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट हमने एप्लीकेशन का लिया, जब बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनते हैं तो उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम नेट बैंकिंग भी देख लें तो नेट बैंकिंग में एक क्रेडिट कार्ड्स का पेज होता है, एक ट्रांसफर का पेज होता है, एक होम पेज होता है, एक म्यूचुअल फंड्स का पेज होता है। तो ये सारे जो है अलग अलग कंपोनेंट्स मान लीजिए। तो जब एक एक कंपोनेंट को हम सेपरेटली इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं तो वो हुआ कंपोनेंट टेस्टिंग। Ad hoc random testing is nothing but
हम लोग किसी एक डिफाइंड पैटर्न या डिफाइंड सेट ऑफ टेस्ट केसेस पे ना जाके एडहॉक तरीके से या किसी पैटर्न को ना फॉलो करते हुए टेस्टिंग करते हैं जस्ट टू ब्रेक द एप्लीकेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडहॉक रैंडम टेस्टिंग इसकी हम एप्लीकेशन को ब्रेक करें, उसका ब्रेक पॉइंट निकाले कि कहाँ पे ये जाके एप्लीकेशन ब्रेक हो रहा है या क्या क्या और उसमें कहीं कहीं पे खामी है जो एक्सपेक्टेड सिनारियोज नहीं है उसमें भी खामी निकल रही है, तो वो भी हम एडहॉक रैंडम टेस्टिंग में कवर कर सकते हैं। उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है। रिग्रेशन टेस्टिंग जब हम किसी एप्लीकेशन के उस कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं जिसपे कोई भी कोड चेंज नहीं हुआ है, एंड दिस इज डन व्हेन द अदर कंपोनेंट्स हैव चेंज्ड, तो वो हुआ रिग्रेशन टेस्टिंग। रीटेस्टिंग इज जब हम डिफेक्ट फिक्सेस के बाद किसी चीज को वापस टेस्ट कर रहे हैं, वो रीटेस्टिंग हुआ। रिकवरी टेस्टिंग उन सिनेरियोज में होता है जब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एप्लीकेशन का मेन सर्वर या मेन एप्लीकेशन डाउन हो गया तो उसको रिकवरी सर्वर से जब हम रीइंस्टॉल कर रहे हैं या अप कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो होता है रिकवरी टेस्टिंग। फिर है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग इज प्राइमरली टू डिटरमाइन कि जब हमको कोई एप्लीकेशन मिला है तो एप्लीकेशन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। बिफोर इवन स्टार्टिंग विद आवर टेस्ट केसेस हम लोग जस्ट ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि बेसिक्स ऑफ द एप्लीकेशन इज इन प्लेस और वो चल रहा है सही से, so that is your smoke testing. Then unit integration, again unit is primarily जब छोटे छोटे unit testing is primarily done by developers, अलग अलग tools भी आते हैं इसके लिए। तो unit testing में जब हम small piece of code जब developer लिख रहा है and he has to ensure कि वो सही से काम कर रहा है, उसका आउटपुट सही आ रहा है, so that becomes unit testing. देन इंटीग्रेशन इज व्हेन हमने कंपोनेंट का बात किया। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब हम पूरा एप्लीकेशन बना रहे हैं और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से हैंडशेक कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं उन सारे कंपोनेंट्स को, तो उस क्या बिहेवियर है, एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन वी हैव डेटाबेस टेस्टिंग। सो प्राइमरली जब हम बैकएंड लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे जाके किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, डेटाबेस के परफॉर्मेंस, सॉरी डेटाबेस के बिहेवियर को टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे डेटा लेवल पे जाके टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर डेटाबेस टेस्टिंग। This is more, so here, till here we were discussing more about testing, manual testing, basics of testing. Next slide से हम लोग automation testing पे ज़्यादा बात करेंगे। तो इस पे start करते हैं। We'll start with automation testing. What is it, where it is used and why. और फिर हम बात करेंगे standard tools और bespoke solutions के बारे में। तो what से start करते हैं कि क्या है automation testing। मे बी सबका अलग अलग डेफिनेशन रहता है, मगर एक लेमैन लैंग्वेज के टर्म में बोला जाए तो किसी भी मैनुअल टास्क को जब कोई मशीन या स्क्रिप्ट करती है या रेप्लिकेट करती है विदाउट हैविंग एनी मैनुअल इंटरवेंशन इज योर ऑटोमेशन टेस्टिंग। करेक्ट। ये क्यों करा जाता है, सो वाई वाला पार्ट हम पहले कवर करते हैं वेयर की जगह। तो क्यों करा जाता है, जहां पे हमको मैनुअल एफर्ट हटाना है, कॉस्ट सेविंग लाना है, एफिशिएंसी और प्रेसिशन लाना है। एफिशिएंसी और प्रेसिशन मतलब कि हमको सेम काम कम टाइम में करना है। प्रेसिशन मतलब कि हमको वो काम में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी लानी है। मैनुअल टेस्टिंग करते तो हो सकता है कि मिस्टेक्स हो सकती हो, कोई चीज मिस हो गई हो, बट जब हम उसको ऑटोमेशन के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम 10 बार वैलिडेट करते हैं और उसको प्रिसाइज बनाते हैं। दैट्स व्हाई द प्रिसिशन इज देयर इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग। कहाँ पे करते हैं, अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है इवन बिफोर एम्बार्किंग टेस्ट ऑटोमेशन जर्नी, कि कहाँ पे करना है। जनरल परसेप्शन है कि जहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड टास्क हैं वहाँ पे हमको ऑटोमेशन टेस्टिंग डालना चाहिए, बट हमेशा हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करना चाहिए जब भी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन बनाने के टाइम पे भी आपका एफर्ट जाता है, टूल्स का कॉस्ट जाता है, तो वो सारा जो है एफर्ट हम डाल रहे हैं उससे भी ज्यादा सेविंग्स हमको हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिपीटेड टास्क केस में करना चाहिए, थ्रूपुट फास्ट चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि एफिशिएंसी की जहाँ पे काम जल्दी करवाना है। लेट्स से कि मेरे पास 1000 टेस्ट केसेस हर 15 दिन में एग्जीक्यूट करने हैं किसी साइकिल में, पर तो वो मैं कैसे करूंगा। मैं हर बार उसको 5-5 टेस्ट केसेस पर डे के हिसाब से नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसको
दिन में 10-10 हज़ार, दिन में 1-1 हज़ार रुपए, सॉरी 1-1 हज़ार टेस्ट केसेस मुझे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तो वो मैनुअली नहीं पॉसिबल है। तो उस केस में हमको ऑटोमेशन की जरूरत होती है। फास्ट थ्रूपुट इज ऑलवेज अ defining factor, and in the recent world where we are doing a lot of fast development, fast throughput is also on the testing also has also to become fast. Automation is the only solution around it. कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल्स रहते हैं, मैं थोड़े स्टैंडर्ड टूल्स की बात करूंगा अगले स्लाइड पे। तो हम लोग स्टैंडर्ड टूल्स यूज करके ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर bespoke सॉल्यूशन बना सकते हैं। bespoke सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी चीज़ आप स्क्रैच से बना रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड टूल नहीं यूज कर रहे हैं, आप आपका टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी स्क्रैच से बना रहे हैं। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने ली, सपोज जावा, सी शार्प, पाइथन, इन तीनों में से कोई सा भी, या फिर इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज आप यूज करके अपना खुद का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो हुआ bespoke सॉल्यूशन। ओके, तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, स्टैंडर्ड टूल्स हैं। तो जावा, पाइथन मोस्ट पॉपुलर है अभी फ्रॉम एन ऑटोमेशन स्टैंड पॉइंट। सी शार्प भी यूज होता है जहाँ जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं। जब हम एनटीआई में कवर करते हैं एज एनटीआई मॉड्यूल, तो हम लोग इसमें से जावा और पाइथन इंश्योर करते हैं कि आपको सिखाएं, जिससे आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्लियर होते हैं। विदाउट हैविंग एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ऑटोमेशन टेस्टिंग आप स्टैंडर्ड टूल से फिर भी कर पाओगे, बट देन यू वोंट बी एबल टू ग्रो मच इनटू दैट। तो दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन जावा एंड पाइथन एज पार्ट ऑफ द एनटीआई प्रोग्राम, टेस्टिंग प्रोग्राम। और वहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है इसका। तो आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा, आपको आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उस पर पर्सनल फीडबैक मिलेगा, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। इससे आपका जावा और पाइथन का बेसिक्स क्लियर होगा। कोर जावा अगर आपको आ गया है तो आप, और पाइथन अगर आपको अच्छे से आ गया है, तो आप खुद का भी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, खुद के भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, दिस विल आल्सो हेल्प यू इन मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट साइड ऑफ इट। ठीक है, इसके अलावा शेल स्क्रिप्टिंग है, वीबी स्क्रिप्ट है, सी शार्प है, ये भी थोड़े और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। सी शार्प इज प्राइमरली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट शेल और वीबी इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये भी प्राइम यूज होते हैं कहीं कहीं पे इंडस्ट्री में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अभी जैसे गो टू गूगल का लैंग्वेज है, वो भी आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। चैट जीपीटी भी है जो आजकल आपको बहुत सारे उसके लिए मदद कर सकता है। पर आई वुड से कि डेफिनेटली आप आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्लियर रखें और ये सीखेंगे तो आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल्स, सेलेनियम, यूएफटी, कैटलॉन, टोस्का, कुछ कॉमन मैंने स्टैंडर्ड टूल्स लिखे हैं। इसके अलावा भी देर आर मेनी मेनी टूल्स दैट आर देयर इन द मार्केट। साइप्रस है, एचडीक्यू है, अलग अलग फायदे हैं हर टूल के। सिलेनियम बहुत ब्रॉडली यूज हो रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि इसको जावा, सी शार्प, पाइथन किसी के साथ आप इनेबल कर सकते हैं। वेब टेस्टिंग इजीली होता है। बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन करना है तो आप सेम कोड जावा पाइथन में लिख सकते हैं, सेम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और इट विल इनेबल योर फ्रंट एंड टेस्टिंग एज वेल एज द बैक एंड टेस्टिंग। यूएफटी जो टूल है, आई थिंक इसका रिसेंट नाम मुझे याद नहीं है, बट ये माइक्रो फोकस का टूल है अभी। प्राइमरली वीबी स्क्रिप्टिंग पे काम करता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस प्लस वेब एप्लीकेशंस प्लस एनी काइंड ऑफ अदर एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने का काम आता है। लाइसेंस्ड टूल है, तो थोड़ा लाइसेंस कॉस्ट है। अगेन आफ्टर दैट कैटलॉन थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है यूरोपियन, कैटलॉन एंड टोस्का ज़्यादा पॉपुलर है यूरोपियन रीजन में। कैटलॉन प्राइमरली स्क्रिप्टलेस टूल है, अगेन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ सिलेनियम। बट एज अ बिगिनर इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड सी कि हमको सिर्फ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक करना है, तो कैटलॉन टोस्का कैन बी द गुड ऑप्शंस ओवर देयर एज वेल। Last slide, another part that we usually cover in our NTI program is API and ETL testing. API testing आजकल
के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम मोनोलिथिक से मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पे मूव हो रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज में मूव हो रहे हैं। एपीआई इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे छोटे छोटे मॉड्यूल्स के बेसिस के टॉप पे हम लोग सर्विसेज बनाते हैं, और उनको टेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी डिटरमाइन की वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स, जैसे हमने कंपोनेंट टेस्टिंग में बात करा था, कंपोनेंट से इंटीग्रेशन पे जब मूव होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इस कम्स विद माइक्रो सर्विसेज। तो वो जो है वो हम एपीआई टेस्टिंग में कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ एपीआई जैसे रेस्ट होता है, जेसन होता है, वेब सर्विसेज होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एपीआई हम लोग कवर करते हैं, और कैसे उनको टेस्ट कर सकते हैं ये भी उस कोर्स में कवर होगा। नेक्स्ट इज ETL टेस्टिंग। तो ETL टेस्टिंग प्राइमरली क्या होता है, इस मोर रिलेटेड टू डेटा, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म, ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो एक्सट्रैक्ट, जब हम कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इसकी उस डेटा को हम लोग बिजनेस रूल्स लगा के या अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लोड इज वेयर वी आर एक्चुअली लोडिंग इट इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो वो होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। इसमें आपका बहुत ह्यूज सेट ऑफ डेटा से आप डील कर सकते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस रूल्स जो है इसको लगा सकते हैं। जो आजकल डेटा एनालिसिस डेटा टेस्टिंग की बात होती है, अगेन दैट इज ETL इज द अम्ब्रेला टर्म फॉर इट। और उसके अलावा आज के अलग अलग टूल्स भी आते हैं मार्केट में, स्पेसिफिकली फॉर टेस्टिंग भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे क्वेरी सर्च आ गया है, ISTQ आ गया है। ETL के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे इन्फॉर्मेटिका है, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स है, साइबेस है। प्लस उसके ऑन टॉप ऑफ इट आप लोग बिग डेटा में सेम चीज़ कर सकते हैं, आप लोग शेल स्क्रिप्टिंग में सेम चीज़ कर सकते हैं, और एकल में सेम चीज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ETL का काम होता है। ETL टेस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है आजकल के सिनेरियोज में, एंड हैज़ बीन अ निश स्किल फॉर वेरी लॉन्ग नाउ ऑन द टेस्टिंग साइड, क्योंकि डेटा के साथ वैलिडेशन हमेशा इजी नहीं होते हैं। आपका SQL स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डेटा का एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए, डेटा का अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये ETL टेस्टिंग का भी कुछ पार्ट हम लोग हमारे बेसिक्स एटलीस्ट हम लोग हमारे इसमें कवर करते हैं ट्रेनिंग के मॉड्यूल में, जहाँ पे आप ETL टेस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं, और बेसिकली इसको ऑटोमेट कैसे करना है उसका भी एक ब्रीफ ओवरव्यू थ्रू जावा थ्रू पाइथन हम लोग कवर करते हैं हमारे मॉड्यूल में। सो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग NTI में क्या ऑफर कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। दिस इज एन डेमो। जब हम लाइव डेमो करते हैं तो तब हम लोग कुछ कुछ लाइव डेमो या वर्कशॉप्स करते हैं, तब हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं, बट दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, दिस इज अ रिकॉर्डिंग। वी वी हैव नॉट गॉन थ्रू दोज एक्टिविटीज, बट आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दिस। जस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करना है कभी, तो एक बार जावा या पाइथन का इंस्टॉलेशन करके देखिए अपने सिस्टम पे। पाइथन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जावा भी आप करेंगे तो आ जाएगा इजीली, तो एक बार करके देखिए, और सिलेनियम का इंस्टॉलेशन करके देखिए साथ में, तो दैट विल हेल्प यू जस्ट टू ब्रिंग टू स्टार्ट और डू द बेसिक्स। ओके, थैंक यू।